नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि भाई 4 मई को रिजल्ट आए और बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया वेस्ट बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी इस जीत से, जो मोदी की जीत वहां पर हुई है, लोगों ने अपना जो फैसला है वो सुनाया है, इससे खुश नहीं है। अब यहाँ पर बंगाल में एक नया ड्रामा क्रिएट हो गया है। इस ड्रामे का नाम है रेजिग्नेशन लेटर ड्रामा। अब ममता बनर्जी ये कह रही है, ये खबर है, देखिए यहाँ पर खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है भैया, क्योंकि इन्होंने बोला हम बने रहेंगे बंगाल में, भले ही हमारी मेजोरिटी ना हो, भले ही हम हारे हैं, लेकिन हम अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ममता बनर्जी का कहना है कि भैया मैं रेजिग्नेशन लेटर नहीं देने वाली हूं। अच्छा, इस चुनाव की इंपॉर्टेंस समझिए कि इस चुनाव को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी मोदी को यहाँ पर बोला भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया है। इवन ये न्यूज द गार्डियन इंटरनेशनल भैया न्यूज़पेपर है, उसमें भी छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी है। तो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते थे वेस्ट बंगाल इलेक्शन की, इंटरनेशनल भी इसकी बातचीत हो रही थी। अब ये जो इंडिया का ड्रामा है वो इंटरनेशनली भी दिखाई देगा यहाँ पर। मतलब ये कोई भी कसर नहीं छोड़ती है जहां पर इस तरीके की लाइमलाइट बटोरना चाहेंगी। चलिए, किसको बुरा लगेगा कि भाई अपनी 15 साल की जो सत्ता है वो हम ऐसे ही किसी को दे दें। चलो आगे बढ़ते हैं। और रेजिग्नेशन लेटर को लेकर के बवाल करने लगी। अब इन्होंने एक बात कही जो बहुत ही एक तरीके से हास्यास्पद बात हो जाती है। इनका कहना है कि हम हारे ही नहीं है, यहां पर तो ईवीएम हैक हुई है और हमारे वोट जो है वो जबरदस्ती छीन लिए गए, हम हारे नहीं है, तो हम अपनी हार स्वीकार भी नहीं करेंगे। अब देखो, यहाँ पर बीजेपी को इस बार 208 सीटों पर जीत मिली है, ठीक है, जबकि 10 साल पहले सिर्फ 3 सीटें मिली थी बीजेपी को। टीएमसी ने पूरी तरीके से अपना कब्जा कायम कर रखा था और अब ये 10 साल बाद की सिचुएशन है कि आमने सामने आई। अच्छा, ममता बनर्जी राखी भी भेजती थी मोदी को और उसके बाद ये सारी चीजें हमें नजर आई हैं। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इफ यू वुड हैव लूज, इनका कहना है आई वुड हैव गिवन माई रेजिग्नेशन। अगर हम हमने अपने बहुमत खोए हैं तो हम रेजिग्नेशन देंगे। बट इफ एनीवन थिंक्स आई विल रिजाइन अंडर प्रेशर, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर मैं अंडर प्रेशर, तुम हमसे जबरदस्ती कह रहे हो रिजाइन देने के लिए, तो हम यहाँ पर रिजाइन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हारे हैं ही नहीं। दूसरा, इन्होंने जो निशाना साधा है वो साधा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इनका कहना है कि हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी की कोई गलती नहीं है। मेरा तो सीधा सीधा यहाँ पर मुद्दा इलेक्शन कमीशन से हो जाता है, ज्ञानेश कुमार जी से होता है, जिन्होंने साथ दिया बीजेपी का। इसलिए मैं लड़ाई लड़ूंगी अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। अभी पास में आप देखो तो क्या क्या इन्होंने आईपैक विवाद खड़ा किया और सेंटर के साथ इनकी लड़ाइयां चलती रहती हैं। जब भी घोटाले की बात आती है, एसएससी घोटाला या फिर इस तरीके का घोटाला, तो ये कहती है हम जांच नहीं होने देंगे। और ममता बनर्जी को भी पता है कि सरकार गई है तो उनके बहुत सारे जो घोटाले हैं या चीजें हैं वो सामने निकल करके आएंगे और इसके बाद शायद फ्यूचर में ये दोबारा आ भी ना पाए सत्ता में, इसलिए वो अभी अपनी सत्ता नहीं खोना चाहती है। तो अभी इनका माइंडसेट क्या हो जाता है? इनका माइंडसेट ये हो जाता है कि भैया हम यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे और जो सरकार है वो गिरा देंगे। इस माइंडसेट के साथ ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं। अभी मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि इस माइंडसेट के साथ आगे ये बढ़ रही हैं, तो आई विल प्रूव इट कि होगा क्या आगे आगे, क्योंकि जो इन्होंने सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं, इनको सीधा सीधा पता है कि इससे बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो बिगड़ेंगी और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोला जाता है अगर हम समझे तो, ठीक है। अब देखो, बीजेपी ने यहां पर जो जीते हैं, इन्होंने अपनी सीट, जो भवनीपुर की सीट है वो तक ये सीट हार गई। अपनी सीट पर जहां से हमेशा चुनाव लड़ी, हमेशा जीती, वहां से हार गई। 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। और इधर देखो, कूच बिहार, जलीपाऊ, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बाकी हर जगह पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब देखो, इनको हार के मुख्य कारण थे एंटी इनवेवेंसी वेब। दूसरा, यहाँ पर माइनॉरिटी वोट का बंटवारा हो गया, इसलिए ये हारी हैं, जो इनके कारण रहे हैं मुख्य। बीजेपी का मजबूत संगठन था, पोलराइजेशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदू मुस्लिम वोट बटा ही बटा था। और शहरी वोटरों का रुझान आया, क्योंकि लोग चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, 2000 3000 किलोमीटर दूर, वो भाई आए वेस्ट बंगाल। 92% वोटिंग रिकॉर्ड हाईएस्ट हुई, कभी इतनी वोटिंग हुई नहीं आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में। और इसलिए अब आप देखोगे कि वो रिजल्ट है जो आपके सामने है। अब देखो, इनके जो आरोप लग रहे हैं, जिस वजह से रिजाइन नहीं कर रही है, ये कह रही है ना कि हम हारे ही नहीं है, तो इनका सबसे पहले आरोप यह है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, चुनाव को मैनिपुलेशन किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है। ये हर कोई जानता है कि बंगाल में हर साल क्या होता था, लोगों को वोट देने ही नहीं दिया जाता था। अगर मैं हिंसा की बात करूं तो एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि राजनीतिक हिंसा में पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा आगे है। पश्चिम बंगाल में जब भी इस तरीके के चुनाव वगैरह आते हैं, 50 60 57 लोग जो है वो मारे जाते हैं,
ठीक है, ये एनसीआरबी के आंकड़े, राष्ट्रीय आंकड़े, आप जाकर के चेक कर सकते हो। और अब यहाँ पर ये कह रही है कि भैया क्या हुआ है, गड़बड़ी हुई है, वोटिंग प्रक्रिया अनियमितताएं थी, इनका कहना था बूथों पर फर्जी वोटिंग करवाई गई है। और ये वो समय भूल गई जब यहाँ पर ये विपक्ष के बूथ जो होता है ना, पर्ची वो तक नहीं रखती थी, सिर्फ टीएमसी की पर्ची रहती थी, वोट देना है तो टीएमसी को ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये वो समय भूल गई। इनका कहना है वोटिंग प्रतिशत में असामान्य बदलाव हुआ है और ईवीएम के इस्तेमाल से ये सारी चीजें हुई हैं। अब ये वही चीज है कि ईवीएम हैक कर ली गई है। दूसरा ये कह रही है कि सेंटर एजेंसीज का प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर, जो जैसे कि सीबीआई हो गया, ये आईटी हो गया, ईडी हो गया, ये सारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है यहाँ पर बीजेपी ने और इसके बाद ये जीती है क्योंकि ये सारी एजेंसियों ने बैकिंग की है। अरे भाई, अगर मैं बात करूं बंगाल में यहाँ पर हिंसा होती, लोग मारे जाते, वो आपको मंजूर था। अब इतनी सारी फोर्स इसीलिए आई क्योंकि हर साल चुनाव में वहां पर हिंसा होती थी, लोगों को डरा करके धमका करके वोट दिलाए जाते थे, इसलिए वो सुरक्षा के लिए आई। और जो सुरक्षा के लिए आई तो इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी, लोग मर रहे तो मरने दो, ये इनका सोच था यहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि सेंट्रल एजेंसीज प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज, तो इस वजह से ये सारी चीजें हुई। तीसरा कहना है वोट स्प्लिटिंग और पोलराइजेशन। आपको तो पता ही था क्योंकि जब आपकी पार्टी की जो है वो घोष हो, जब वो कहती है मन में मदीना काबा, ये सारे वो गाने गा रही थी, तो उनको भी पता कि ये सारी चीजें होंगी। वो जानती थी जब शिवलिंग पर वो कॉन्डम लगा रही थी तो उनको ये बात पता थी। तो उस तरीके से अब अगर आप ये कह रहे हो कि पोलराइजेशन हुआ है, वोट स्प्लिटिंग हुआ है, तो वो आपके पार्टी के लोगों से पूछिए जाकर के कि इसी वजह से हुआ है। हिंदू एकता नजर आई है, धार्मिक जो बंटवारा है वो देखने को मिला है यहाँ पर, जो स्टार्टिंग से आप करती आ रही थी, मुस्लिम वोटर्स को एक तरीके से पालना पोषना और बांग्लादेशियों को यहाँ पर पनाह देना, तो वो इस बार काम नहीं आया। तो ये बोल रही है कि बंटवारा हुआ है, समाज में नफरत फैलाई गई है। चौथा, प्रशासनिक मिसयूज। अब इनका कहना था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बंगाल चुनाव के पहले हुआ क्या था, पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया गया, डीआईजी आईजी सब बदल दिए गए, सब के सब बदल दिए गए, जो नहीं बदले खुद चले गए वो चेंज होकर, क्योंकि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए तो इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चेंज किया गया वो गलत किया गया, क्योंकि उन्होंने उनको पाल रखा था, ममता बनर्जी ने उनको पाल रखा था कि भाई हम जो कहेंगे वही होगा। तो इसको इन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से गलत है। ममता बनर्जी कहती है कि हम ये जो जीत है ये जीत नहीं है, ये साजिश है बीजेपी की, और ये जनता ने इनको नहीं जिताया है, ये खुद से जीत गए हैं और हमें पता है कि जनता हमारे साथ है। मतलब ये शौक लंबे समय तक ममता बनर्जी के पास रहने वाला है और शायद इसी शौक की वजह से वो इस तरीके से अभी बातें कर भी रही हैं। खैर, आगे आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पर अब होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। भैया ये सब ड्रामा चल रहा है तो अब होगा क्या, क्योंकि मेजॉरिटी में तो बीजेपी है और हमारे जो संविधान है उसमें चीजें कुछ मेंशन हैं जो इस बारे में बात करती हैं। तो क्या स्टेप अब आगे होने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, तो चलो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्शन रिजल्ट की बात करें तो हाँ भैया, मेजॉरिटी में बीजेपी है, यानी कि आपको इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा, दैट इज प्रेशराइज ऑन यू। अब देखो यहाँ पर ममता बनर्जी का स्टैंड क्या है कि जनादेश से चोरी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि भैया हम आर्टिकल 164 में राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो या तो राज्यपाल अब इनको क्या करेगा, बर्खास्त कर देगा, ये हो सकता है यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले फ्लोर टेस्ट की बात होगी कि फ्लोर टेस्टिंग करा करके कहेंगे कि अपना बहुमत दो। किसका बहुमत? अब या तो ममता बनर्जी अगर ये कह रही है कि हम सीएम बने रहेंगे तो इनको फ्लोर टेस्ट देना होगा कि भैया अपना बहुमत शामिल करो, अपना बहुमत हमें दीजिए कि आप जो है, आपकी पार्टी यहाँ पर सत्ता में है, केंद्र और विधानसभा में आपकी पार्टी सत्ता में हो जाती है, जिस भी तरीके का आप देना। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो केंद्र में बीजेपी ही हो जाती है। अब विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर भी आप हार गई हैं, तो विधानसभा के चुनाव में अपना पेश करिए कि कैसे आप करेंगी। तो या तो फ्लोर टेस्टिंग से आप ये प्रूव कर दो कि आपकी पार्टी जो है वो बहुमत में है और जो दूसरी पार्टी है वो बहुमत में नहीं है, ये आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है, ये आपको करना होगा। अगर बहुमत साजिश साबित हो जाती है, जब बीजेपी कर रही है, आप कर रहे हो, टीएमसी कर रही है, जो भी, अगर आप बीजेपी की साजिश यहाँ पर बता देती हूँ कि बीजेपी ने साजिश करके इतने सारे वोट लिए, तो बीजेपी चली जाएगी, या तो आप उस साजिश को प्रूफ करो। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगर बहुमत नहीं है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इनमें से आप कोई काम करो। या फिर सेकंड सिनेरियो अगर हम बात करें, बीजेपी मिनॉरिटी में है, तो जो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी दिन तक आप ऐसे करते रहो, आपको देना ही पड़ेगा, वरना राज्यपाल आपको बर्खास्त कर देगा। और वैसे भी जो अभी की विधानसभा है वो हमारी समाप्ति होने वाली है, शायद 7 मई 2026 को समाप्त होने वाली है, तो आप वैसे भी हट जाओगी, आप सीएम रहोगी भी नहीं। अब देखो आगे आ जाते हैं, सिनेरियो 3 की बात करते हैं, लीगल बैटल। अगर ये बहुत ज्यादा टाइम तक चला, विवाद बढ़ा, तो ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ये जो इनकी मंशा है वो यही है कि इस मामले को घसीटा जाए। घसीटा कैसे जाए? क्योंकि इन्होंने देखा है झंझट प्रोटेस्ट, इन्होंने देखा है झंझट प्रोटेस्ट हमारा बांग्लादेश में, इन्होंने देखा है झंझट प्रोटेस्ट नेपाल में। तो अब ये चाहती है कि इसी तरीके का दंगा, एक तरीके का सिचुएशन बंगाल में फैलाया जाए, जो कि अभी होना शुरू भी हो गया है। आपने देखा होगा कि वीडियोज आ रहे हैं जिसमें कि टीएमसी के हेडक्वार्टर वगैरह है और बाकी जो है ये फोड़े फाड़े जा रहे हैं। इन्होंने अपने कुछ लोगों को बुला करके बोला कि इनको मारा
पीटा गया है, तो इस तरीके की सिचुएशन फैलाने का ये पूरा ट्राई किया जा रहा है कि बंगाल में दंगा हो, ठीक है, तभी तो जाकर के राष्ट्रपति शासन लगेगा। जो नेक्स्ट यही हो जाता है आर्टिकल 356, वो ये लगवाना चाहती हैं यहाँ पर। फाइनली ये एजेंडा है इनका कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगे, और नेक्स्ट यही होगा यहाँ पर। अगर ये लीगल बैटल बनता है, फिर उसके बाद सारी चीजें होती हैं, तो लास्ट में क्या होगा, सिनेरियो 4 कि भैया नो क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कतें होंगी और उसके बाद इस तरीके की समस्याएं सामने निकल करके आ जाएंगी। राज्यपाल की इसमें भूमिका सबसे ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो क्या हो जाती है भैया, चुनाव परिणाम और रणनीतिक स्थिति की पहले समीक्षा करेंगे, ये देखेंगे मुख्यमंत्री में बहुमत साबित करने में क्या चीजें हैं, क्या समाधान है। इसके बाद फिर यहाँ पर सीरियसली ये सारी चीजों को देखेंगे, और अगर यहाँ पर मेजॉरिटी जिसके पास है वही रहेगा, इस बात को अनुशंसा करेंगे। और अगर बार बार ममता बनर्जी ऐसी करती है तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति को ये सारी रिपोर्ट भेजेंगे जो ये सारी चीजें हुई हैं। चलो अब आगे आते हैं। ये वाला जो सिनेरियो है, ये ममता बनर्जी ही अकेली है जो कर रही हैं, या पहले भी जिन लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं है उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मना कर दिया, वो कौन कौन रहे हैं? तो वहां पर आप देखोगे बिहार 2005 में नीतीश कुमार जी, कर्नाटक 2018 में यहाँ पर येदियुरप्पा, इसके बाद महाराष्ट्र 2019 देवेंद्र फडणवीस रहे हैं, महाराष्ट्र 2022 यहाँ पर उद्धव ठाकरे, और अरविंद केजरीवाल 2013। ये मामले निकल करके आए हैं। अच्छा, सरकार गिराने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेजॉरिटी में बीजेपी है, अब ये सरकार गिराने का भी अगर ट्राई करती है तो इसके लिए वही दंगा वाली सिचुएशन, राष्ट्रपति शासन, एंड देन इसके बाद वो सरकार गिर जाएगी। जैसे मणिपुर में हमने देखा कि भैया इस्तीफा देना पड़ा था, फिर उसके बाद नए ये सारी चीजें आई थी। अब देखो, भारत के इतिहास में सबसे कम समय की सरकार की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में 1998 मात्र 2 दिन का कार्यकाल रहा था। तो मतलब ऐसा हुआ एनसीएनटी में, तो ऐसा हो सकता है, मे बी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। नाउ अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे लगभग 3 दिन, इसके बाद येदियुरप्पा 3 दिन, और त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 महीने 1 दिन। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं गिरी हैं, वो भी गिरी हैं। कुछ बहुमत नहीं साबित कर पाए, लोकसभा में बहुमत साबित नहीं हुआ, 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, इसलिए मामला सरकार गिर गई। तो जैसे ये जानती है कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचेगा तो सरकार गिर सकती है, इसलिए चाहती है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बहुमत साबित नहीं कर रहे, फ्लोर टेस्ट पहले ही इस्तीफा दे दिया इन्होंने, पार्टी के अंदर असंतोष पड़ा, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। अब देखो, अब जो मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, बांग्लादेश 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 जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। ममता बनर्जी जानती है कि पीछे से हमें अगर उपद्रवी ग्रुप चाहिए तो बांग्लादेश से मिल जाएंगे, बैकिंग है, लोग रहते हैं वहां पर आकर के, इलीगल माइग्रेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं और वो सपोर्ट करते हैं उनकी पार्टी को। तो अब जैसे वो हारी हैं और अगर ये दंगे वाली सिचुएशन होती है तो ऑफ कोर्स वो सपोर्ट करेंगे। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी, नेपाल में हमने देखा कि प्रोटेस्ट हुआ, जनजन प्रोटेस्ट हुआ और वहां पर सरकार गिरी। तो इस तरीके से वो ये चाहती हैं कि भैया यहाँ पर दोबारा से चुनाव करवाए जाए, सरकार बीजेपी की गिर जाए और इसके बाद पूरा मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, जिससे कि ये अपने बहुमत को दोबारा साबित करें, इनको थोड़ा समय मिल पाए और इसके बाद मामला पूरा से ऐसे सेटल हो, दोबारा से चुनाव हो जाए। लेकिन ये एक बहुत ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप अपने खुद के मोटिव के लिए भारत को एक तो इंटरनेशनली बेइज्जत करवा रहे हो, प्लस वहां की जो जनता है उसको असंतोष होगा, वो अपनी सारी चीजें जो बेटर तरीके से एक हो सकती थी चीजें वो नहीं हो पाएंगी। तो ये वाले सिनेरियोज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है भाई कि ये जो किया जा रहा है, ये जो हम इस दिशा की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है? क्या इसमें और एक्टिविटीज हो सकती है? तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एंड थैंक यू सो मच।